today we are going to start with the bus structure. In computer architecture, we have a topic called bus structure. What is bus structure in computer architecture? ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी कौन कौन सी बसेज होती हैं, जब मैं आपको ALU के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, CPU के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी. तो अब हम अगर बस स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी बता रखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेज आर देयर. डू यू रिमेम्बर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेज आर देयर? 3. Yes, there are 3 types of buses. And which are they? Yes, very nice. So there are basically 3 types of buses, right? And that types are control bus. Then you have your address bus. And then you have your data bus. Right? So we need to deal with how these buses operate and how they perform the different, how they carry the information from one part of CPU to another part of CPU, just to resolve a particular question or to resolve a particular instruction. ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कैसे कैरी आउट किया जाता है एक प्रोसेसर में, एक CPU में, मेमोरी से कैसे डेटा आता है, वो सब क्या हमें बताते हैं, ये तीनों बसेस से हमें पता चलता है, राइट. अब इसकी जैसे एक सिंपल से एक डायग्राम बता रही हूँ बना के. तो दिस इज अ प्रोसेसर, देन यू हैव योर मेमोरी, राइट. These are 3 types of buses, right? So these buses are your this data bus, then address bus, and your control bus, right? And they are, they are just having the connection with the memory, also with the processor. They're interrelated to memory and also with the processor. Also, there are 2 more things, there are 2 more components, that is input and output devices. So they are also connected with it. ठीक है, अब वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जरूरी है कि एक ही इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो तीनों बसेस के साथ कनेक्टेड है. बात समझ लगी बच्चे? जो मैंने लाइंस लगाई हैं, इन लाइंस का मतलब पता चला कि जो मेमोरी है, जैसे वो मेमोरी एड्रेस बस के साथ भी लिंक्ड है, वो मेमोरी कंट्रोल बस के साथ भी लिंक्ड है, वो मेमोरी डेटा बस के साथ भी लिंक्ड है. सिमिलरली प्रोसेसर इज आल्सो इंटररिलेटेड टू डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस. And also input and output devices are also interrelated to these all. Means जो सारा काम होना है वो तो इन्हीं बसेस के थ्रू होना. किस तरीके से प्रोसेसिंग मेमोरी से कोई डेटा आएगा डेटा बस के पास, वो डेटा बस उसको एड्रेस उसका फैच करेगी और उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके वो कंट्रोल बस क्या करेगी, वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करेंगे. ये एड्रेस बस कंट्रोल बस को भेज रहा है या डेटा बस कंट्रोल बस को भेज रही है कोई सिग्नल. So they all share the information among each other. एक दूसरे के साथ ही इन लोगों के जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती है. इंफॉर्मेशन शेयर होने के साथ क्या होता है कि कोई भी, अगर मैंने आपको उस दिन भी एक सिंपल सी एग्जांपल बताई थी कि अगर मैंने 2+3 करना है तो वो देखेगा कि 2 और 3 कोई डेटा है, तो डेटा बस इस डेटा को लेके जाएगी. ठीक है, कंट्रोल बस क्या करेगी, कंट्रोल बस उस कंट्रोल को कैरी ऑन करेगी, उस कंट्रोल को ये दिखाएगी कि किस तरीके से मुझे मेमोरी से कंट्रोल पास करना है प्रोसेसर में, कौन सा मुझे डेटा जो है मुझे कहाँ पर स्टोर करना है, कौन सा कहाँ से मुझे लोड करना है, जितनी भी लोडिंग होगी, जितनी भी स्टोरिंग होगी, या फिर जितनी भी कोई डेटा मूव हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो उस डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ऑपरेशन कौन कौन सा होगा, या तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेशन ALU फंक्शन यू कैन से. तो ये जितने भी ऑपरेशंस है वो सारे कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बस. ठीक है, डेटा विल कैरी द डेटा एंड योर एड्रेस बस विल कैरी द एड्रेसेस ऑफ द डेटा. बात समझ लगी इस चीज में? हाँ, फोनिक्स की बुक है, फोनिक्स. हाँ, right. So data bus, data lines, they are always responsible for transferring the data among the system components. ठीक है, तो address lines क्या होंगी, address lines will determine the, you can say, the source or destination of the data present on the data bus, right.
और जो आपकी कंट्रोल लाइंस होंगी, कंट्रोल लाइंस क्या करेंगी, डाटा मीन्स कंट्रोल लाइंस एक्चुअली क्या होती है, वो शेयर की जाती है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, सो दैट यू कैन से कि इजी एक्सेस हो जाए डेटा का, राइट। अब ये जितनी भी फंक्शंस हैं, इनको ये जितनी भी बसेस हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, बेटा कई बुक्स में इसको कंट्रोल लाइन भी लिखा जाता है, एड्रेस लाइन भी लिखा जाता है, डेटा लाइन भी लिखा जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अमंग दिस कि हमने जब डेटा बस के बारे में पढ़ा, डेटा लाइन क्या होती है, तो दे आर वन एंड द सेम थिंग, राइट। क्लियर? Okay. Now the next part is your instruction sequencing and instruction की मतलब एक instruction का मतलब क्या है, कोई भी अगर हम कोई भी डेटा पास कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट आ जाता है वो आ जाता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसे पास ऑन की जाती है कंप्यूटर को, क्या इंस्ट्रक्शन हम पास करते हैं और किस तरीके से हमें आउटपुट रिसीव होता है, राइट। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, कोई भी अगर हमने टास्क दिया है कंप्यूटर को, कोई भी अगर हमने मीन्स हम कोई भी अगर टास्क देते हैं या कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा है, इट मीन्स वो एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब चाहे वो स्मॉल स्टेप्स की इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो लार्ज स्टेप्स की इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो एक छोटा सा क्लिक हो, या फिर वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड हो, दे ऑल आर अ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कि एक कीबोर्ड पे मैंने कोई की प्रेस की है, वो करेक्टर ये कंप्यूटर रीड कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने अगर कोई भी की प्रेस कर रही हूँ तो कंप्यूटर पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है की, इट मीन्स कि किस तरीके से वो की प्रेस करने के साथ साथ जो कंप्यूटर है वो उस बटन को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, कि अगर मैंने बी प्रेस किया है तो वो बी ही मॉनिटर पे लिखेगा, अगर मैंने वहां पर सी प्रेस किया तो वो सी ही लिखेगा। ठीक है, तो सेकेंडली, या अगर मैं कुछ मीन्स क्लिक कर रही हूँ तो मैंने कौन सी ऑप्शन पे क्लिक किया है, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई क्लिक कहीं और करते हैं और मीन्स आपके सामने स्क्रीन कोई और खुलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन ही है कंप्यूटर को। अगर मैं यहाँ पर एक लिख भी रही हूँ, या फिर अगर मैंने सपोज करो ये माउस से मैंने यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक किया, उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन मैंने, अब कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि मैं लिख नहीं पाऊंगी यहाँ पर, ये मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ एरिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पेन पे इस पे क्लिक किया, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर। ठीक है, so these are the various types of instructions that are being understood by the computer. ठीक है, अब कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर में, वी हैव बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, आप ये कह सकते हो कि जो कि ये इंस्ट्रक्शंस के ऊपर परफॉर्म होते हैं। पहला जो ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर मतलब डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लोकेट हो रहा है, डेटा जो है वो हम कहीं इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने डेटा को डिलीट किया है, या हमने डेटा को ऐड किया है, या हम डेटा को स्वैप कर रहे हैं, मीन्स पहले वहां कुछ था अब वहां हम कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, दो डेटा है उनको आपस में मैंने उनकी पोजीशंस को स्वैप कर दिया। So these all are covered under this data transfer. So what sort of instructions are being used under data transfer? For example, move instruction. ठीक है? For example, push instruction, port instruction, exchange instruction. So these are the different types of instructions that are used in data transfer. Push and pop का meaning पता है? Move का meaning पता है? Move का meaning पता है बेटा? Move मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना। ठीक है, अगर मैं सिंपली अगर मैं ये लिख रही हूँ मूव R1, R2, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका डेटा जो है R1 का वो R2 में मूव कर दो। बात समझ लगी बच्चे? यस है ना? और ये पुश और पॉप का मतलब पता है? पुश और पॉप पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना। यस, ओके, यस, पॉप का मतलब डिलीट। यस, ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो पुश है दैट इज बेसिकली यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट।
एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मेमोरी में इंसर्ट करने के लिए हम लोग पुश ऑपरेशन यूज करते हैं, पॉप ऑपरेशन हम यूज करते हैं टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ मेमोरी। ठीक है, अगर एक स्टैक है मेरे पास, स्टैक तो पता होगा किस रूल पे चलती है स्टैक? Yes, ma'am. On which rule stack operates? I'm LeFo. Yes, it operates on LeFo rule. LeFo rule means last in and first out. First out. ठीक है, तो स्टैक मीन्स अगर मैंने स्टैक ऑफ बुक्स बनाई है तो ये जो फर्स्ट नंबर वाली बुक है, ये सेकंड, ये थर्ड, 4, 5, 6, तो सबसे लास्ट में जो बुक पड़ी हुई है वो सबसे लास्ट मीन्स सबसे पहले जो बुक आई थी इस स्टैक में वो सबसे लास्ट में बाहर होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पुश ऑपरेशन लगाऊंगी तो 7 एलिमेंट इसमें पुश हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसमें पॉप ऑपरेशन लगाऊंगी तो मुझे आई कांट डू पॉप 1, नो, I need to do, because this is a stack, so I need to pop the very last element. So last in will be popped out first. So last in, first out. बात समझ लगी? ये लास्ट में आया लेकिन वो फर्स्ट में बाहर गया। बात समझ लगी बच्चे? Yes, ma'am. हाँ, और क्यू में क्या होता है? क्यू में इसका ऑपोजिट होता है। उसमें क्या होता है? FIFO रूल। FIFO में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑब्वियसली अगर मैं क्यू में खड़ी हूँ तो अगर मेरी टर्न फर्स्ट है तो मैं पहले ही, मुझे सबसे पहले टिकट मिलेगा और मैं बाहर होंगी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बात समझ लगी बच्चे? So this push and pop are basically used as a function of this stack to insert an element and to delete an element. And the last function is of exchange. Exchange मतलब simply मुझे swap करना, मुझे R1 और R2 इन दोनों की वैल्यूज को एक्सचेंज करना है। तो XCHG ये इसका सिंटेक्स है, और R1 मीन्स R1 और R2 की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करना। So this is a sort of instruction that is being used, right? Second, ये क्लियर है बच्चे सबको? कोई डाउट? सेकंड जो फंक्शन है, सेकंड फंक्शन होता है ALU फंक्शन। ALU फंक्शन मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन। मैं जस्ट आपको एक सिंटेक्स का हिंट दे देती हूँ, लाइक द ऐड ऑपरेशन, द सबट्रैक्ट ऑपरेशन, ठीक है, देन यू हैव मल्टीप्लाई ऑपरेशन, डिवाइड ऑपरेशन एंड और नॉट, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं दे आर ALU ऑपरेशन, राइट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन। थर्ड कम्स योर प्रोग्राम सीक्वेंसिंग एंड कंट्रोल। ना प्रोग्राम सीक्वेंसेस एंड कंट्रोल में क्या आएगा, जितने भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, आर यू बिट अवेयर ऑफ योर C++ प्रोग्राम? सबको सबको पता है C++ के प्रोग्राम बनाने आते हैं सबको? Yes, ma'am. सी आते हैं अच्छे से। गुड। तो इसमें क्या है, प्रोग्राम सीक्वेंसिंग एंड कंट्रोल मतलब जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो वो प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि कोई फंक्शन को हमें कॉल करना है तो कॉल, रिटर्न करनी है वैल्यू किसी एलिमेंट की RET, लूप चलानी है तो LOOP, कोई वैल्यू को मैंने डेटा टाइप देना है int तो INT। दीज आर द सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सीक्वेंसिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि प्रोग्राम के साथ रिलेटेड होती है। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then the last instructions are input and output transfer instructions. Input and output transfer instructions में in and out operations are, in and out functions are being used. ठीक है, ये वाले operations होते हैं जो हम यूज करते हैं इनपुट एंड आउटपुट। ये आपको पता कैसे चलेगा बेटा, ये सब आप जब अभी मीन कोई भी अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, अगर आप असेंबली लैंग्वेज कोड लिखते हैं, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर आउट होंगी कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ठीक है, इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एक नोटेशन होती है, ये तो हो गई आपकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और उनके ऊपर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होते हैं।
ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी टास्क कंप्यूटर जो कैरी करता है, द टास्क कैरीड आउट बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्टेप्स और नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन, राइट? And every instruction is performing 4 types of operations, or वो 4 operations कौन से थे? Data transfer, then your arithmetic and logical operations, program sequencing and control, and input output transfer. Then नेक्स्ट हम अगर स्टडी करते हैं तो जो बेसिक हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा जाता है, दैट आर कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, और यू कैन से RTN इन शॉर्ट, ठीक है। रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन मतलब कि किस तरीके से अब हम उन जो मैंने आपको ऑपरेशंस बताए हैं उन ऑपरेशंस को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज यू वांट टू ट्रांसफर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है उसमें। अगर सपोज मैंने कोई एक इंफॉर्मेशन है, मतलब सपोज मेरी कोई I1 इंफॉर्मेशन है, वो मुझे एक लोकेशन से, वो किसी ऑब्वियसली वो किसी लोकेशन L1 पे पड़ी हुई है, ठीक है, दिस I1 इंफॉर्मेशन इज रिजाइडिंग एट लोकेशन L1, राइट? नाउ आई वांट टू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू अनदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, और यू कैन से अनदर लोकेशन पे मुझे ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। तो जितने भी स्टेप्स इस प्रोसेस में कवर्ड अप होते हैं, दैट इंक्लूड्स आवर RTN नोटेशन, ठीक है। कौन कौन सी लोकेशन मीन्स हो इसमें, अब क्या क्या इन्वॉल्व होगा इसमें, इसमें मेमोरी की लोकेशंस इन्वॉल्व होंगी, इसमें रजिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, और इसमें जो ये रजिस्टर आप कह सकते हो कि प्रोसेसर रजिस्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। मीन्स अगर मैंने कोई भी डेटा ऑब्वियसली एक लोकेशन से मैं दूसरी लोकेशन पे लेके जा रही हूँ, मैंने बोला ये इन्फॉर्मेशन 1 है मेरी जो कि लोकेशन L1 पे पड़ी हुई है, अब मुझे उसको दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है, तो I1 L1 उसकी इनिशियल लोकेशन थी, दिस वाज एट इनिशियल लेवल। अब अगर मैं उसको नए लेवल पे लेके जाऊंगी तो कंटेंट तो चलो सेम रहेगा, इन्फॉर्मेशन विल बी सेम, राइट, लेकिन उसका लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो मेमोरी लोकेशन विल बी यू कैन से विल बी चेंज्ड, ठीक है, मेमोरी लोकेशन चेंज होगी। रजिस्टर प्रोसेसर्स, अगर हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन भी हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो कि जिसमें मैं उसमें R1 और R2 को ऐड कर किया हुआ था मैंने, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, कौन कौन से प्रोसेसर्स थे, कौन कौन से रजिस्टर्स थे, इनपुट रजिस्टर का क्या था, आउटपुट क्या था, इन दोनों का रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ, ये इन्फॉर्मेशन भी तो दूसरी जगह पे हम स्टोर कर सकते हैं ना। तो दैट इन शॉर्ट इट इज डिस्क्राइबिंग कि जब हम कुछ ऐसा ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट रजिस्टर। गॉट इट, राइट? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर मैं मेमोरी की बात करूँ, अगर मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, सपोज मैंने लिखा R1, इसका मतलब समझा सकते हो मुझे? यू मस्ट हैव read this type of instruction in your data structure. इसका मतलब समझा सकते हो बेटे? इसका मतलब है कि हमने इस लोकेशन, ये लोकेशन का नाम है LOC, उस लोकेशन का कंटेंट हमने R1 को ट्रांसफर करना है। जिस साइड पे एरो हो इट मीन्स जो आउटपुट है हमारा वो ये है, जिस साइड पे हमारा एरो होता है। अगर मैं आपको लिखूं गो लाइक दिस A to B, इट मीन्स जो फाइनल आउटपुट है वो B के पास है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम, ठीक है, क्योंकि एरो जो है, एरो का साइड किस, एरो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, B को, इसीलिए अगर मैंने सपोज ये लिख दिया तो ये इसका लिखने का पैटर्न होता है कि LOC मीन्स कोई लोकेशन है, वो लोकेशन के कंटेंट्स जो है वो R1 रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिए जाए, क्योंकि एरो का पॉइंटर इधर है तो इसलिए वो R1 जो है वो है हमारी आउटपुट रजिस्टर। बात समझ लगी बच्चे? ठीक है। अगर मैं प्रोसेस, हाँ, अगर मैं प्रोसेसर की बात करती हूँ तो प्रोसेसर में क्या होगा, 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 प्रोसेसर में क्या होगा
देखो अब ये तो होगी मेमोरी की बात, हमने सिंपल एक लोकेशन को दूसरे रजिस्टर में डाल दिया। अब मैं अगर प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर में अगर सपोज मैं लिख रही हूँ आपको R3 R1 प्लस R2, इसका मतलब बताओ बेटे। वेरी नाइस। R1 और R2 के कंटेंट्स आपस में ऐड होंगे और वो कंटेंट्स कहाँ स्टोर होंगे जाके R3 रजिस्टर में। ठीक है, क्लियर हुआ बाकी सबको? यस मैम। ओके, Yes. थर्ड पार्ट जो था हमारा वो क्या था, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ये हो गया हमारा प्रोसेसर रजिस्टर, ये हो गया हमारे इनपुट आउटपुट रजिस्टर। अब इनपुट आउटपुट रजिस्टर में अगर मैं लिखूं कि एग्जाम्पल यहाँ पर आई एम राइटिंग R1 इसका कुछ मतलब इंटरप्रेट करो। डाटा इनपुट नहीं किया गया बेटा, ये डेटा इनपुट जो है ये कोई रजिस्टर है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये रजिस्टर डेटा इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स को आप कहाँ स्टोर करेंगे, R1 में। सिंपल, ठीक है, क्योंकि इनपुट आउटपुट रजिस्टर तो वैसे दो हैं हमारे, एक इन है और एक आउट है। तो डेटा इन होगा या डेटा आउट होगा, उसके कंटेंट्स जाके कहीं बस स्टोर हो रहे हैं। सिंपल, बात समझ लगी? Right? So these are how the different, you can say different registers are being involved when we want to transfer the information from one register, from one place to another place. ठीक है, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करनी है तो ये वाले रजिस्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। Got it? क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. बाकी क्लास कुछ ही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं आज तो, बाकी क्लास हो रही है। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. Okay. Now, suppose I have written move LOC, R1. अब इसे इंटरप्रेट करो। अब ये मैंने एक असेंबली लैंग्वेज फॉर्मेट लिखा है। मैंने एक असेंबली लैंग्वेज लिखी है और असेंबली लैंग्वेज में हम मूव नहीं लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज में हम लिखते हैं MOVE मूव। ठीक है, तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखी कि मूव LOC, R1। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो लोकेशन 1 में कंटेंट है वो R1 की लोकेशन पे मूव कर। यस यस, अब वो बेटा तरीका पता चला कि मैंने वहां पर कैसे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी, इस तरीके से एरोज शो करके, लेकिन यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है पूरी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मेमोरी लोकेशन LOC में कंटेंट है उसका कंटेंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, R1 में। बात समझ लगी कि किस तरीके से काम किया हमने? तो दिस मूव LOC R1 is just corresponding to LOC R1 this, ठीक है, कि लोकेशन के कंटेंट्स को R1 में स्टोर कर दिया जाए। लेकिन उससे मैंने असेंबली लैंग्वेज में अगर मैंने लिखा तो मैंने इस तरीके से लिखना है। बात समझ लगी? सेकेंड इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी थी R3 R1 प्लस R2। तो इसको अगर मैंने असेंबली लैंग्वेज कोड में लिखना हो तो क्या लिखूंगी, एड R1 R2, R3। इसका मतलब R1 और R2 के कंटेंट्स को ऐड किया और रिजल्ट कहाँ पर स्टोर कर दिया इसका, R3 में। गॉट इट? ठीक है बेटे? Yes, ma'am. यस मैम। These are different types of instructions which we will be using, और instructions के sequences। ठीक है, अब इसमें एक
जो मीन्स आगे जाके ये वैसे मुझे मैं अभी बता देती हूँ बिकॉज आगे जाके भी आपको इसको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की भी टाइप्स होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी टाइप्स है? हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। देन यू हैव वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। This is very, very, very important question with respect to your TSC branch, with respect to your exams, with respect to your GATE, NET, all the papers. Okay, this is a very important question. Instruction की types: zero address instruction, one address instruction, then you have two address instruction, and you have three address instruction. हम ये 4 टाइप्स यूज करते हैं बेसिकली इंस्ट्रक्शंस की। किस तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, नाउ दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी है जीरो एड्रेस। व्हाट इज जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब अगर मैं इसका सिंटेक्स लिखूं तो इसका सिंटेक्स है कि सिर्फ इसमें ओप कोड लिखा जाता है, ठीक है। कोई सोर्स नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऑपरेंड नहीं। ऑपकोड एंड ऑपरेंड में डिफरेंस पता है सबको? मैं यहाँ पर ये सोच के चल रही हूँ कि ऑपकोड एंड ऑपरेंड सबको पता होना चाहिए। याद है कुछ? अगर ये नहीं पता बेटा तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ लगेगा। डू यू ऑल नो ऑपकोड एंड ऑपरेंड? एक और चीज बेटा, कोई भी टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछना है आपने। ये नहीं सोचना है हमने तो दोबारा पूछ लिया, मैडम कहेगी इसको तो नालायक को कुछ आता नहीं है ना। मैम से आप 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, लेकिन अगर क्लियर हो गया है तो 21वीं बार अगर ना आया तो फिर मैडम से डांट पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बेटर है ये बताओ ऑपकोड एंड ऑपरेंड क्या होता है, पहले बताओ। एक मिनट आकाश, एक मिनट कोई और बोलेगा। हाँ इफ्रा। Yes, ma'am. हाँ Ma'am, बोलो बेटे। opcode is the operator or the operation code, and operand is like on which we have to perform the operation. हाँ गुड। और कोई स्टूडेंट? ऋषिकेश आधे तो सो रहे होते हैं क्लास में आके। करण? करण आ रहा? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. बेटा बोलो। Ma'am, Opcode opcode and is an operand. instruction that executed by the CPU, and operand is the data or memory location. ओके, ऑपकोड एंड ऑपरेंड क्या है कि अगर मैंने कोई चीज मीन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं उसका ऑपकोड लिखूंगी। अगर मैंने कोई ऐड ऑपरेशन लिखना है तो वो ऑपकोड गिना जाएगा। किसको ऐड करना है? 2 और 3 को मुझे ऐड करना है, तो दीज आर काउंटेड एज ऑपरेंड्स। So operand always involves the data and opcode always involves the operation that need to be performed. तो अगर हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें सिर्फ ऑपकोड होता है। तो ऑपकोड मतलब कि अगर मैं सिंपली एक इंस्ट्रक्शन लिखी पुश, कोई आउटपुट, कोई इनपुट, कोई डेस्टिनेशन, कोई सोर्स, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिर्फ मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है पुश, तो दीज आर काउंटेड एज जीरो एड्रेस। मतलब इनके साथ कोई एड्रेस नहीं है साथ में, कोई इनका ऑपरेंड नहीं है, सिंपल बस पुश और इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, ठीक है। सेकेंड जो होती है दैट इज कॉल्ड वन एड्रेस। वन एड्रेस ऑपरेशन कैसे लिखते हैं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं कि हमारे पास एक ऑपकोड होता है, ऑपकोड के साथ हम उसकी सोर्स या डेस्टिनेशन भी लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लोड ए, मैं सिर्फ लोड नहीं लिख रही हूँ, लोड किससे करें? ए को करें, ठीक है। मैंने लिखा ऐड बी। अब आप कहोगे कि मैम लोड ए कर दिया, ठीक है,
मैंने ये ऐड बी कॉमा ए क्यों नहीं लिखा, मैंने ऐड बी क्यों लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, ऐड बी ये ऑपरेशन। हमेशा याद रखना बेटा, एक हमारा रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर मेमोरी में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट का मतलब समझते हो, और बाय डिफॉल्ट जो मैम आता है हम जो बोलो बेटे, हाँ जो इनबिल्ड फीचर होता है, आप उसे ये कह सकते हैं जो इनबिल्ड फीचर होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फीचर इज योर, बाय डिफॉल्ट जो है आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। अगर मैंने ऐड बी लिख दिया ना, तो इसका मतलब बी के कंटेंट वो किस में ऐड हो जाएंगे, एक्यूमुलेटर के रजिस्टर में जो कंटेंट स्टोर है उसमें। बात समझ लगी बच्चे। फिर अगर मैंने लिखा कोई इंस्ट्रक्शन है स्टोर सी, मीन्स जहां पर सिर्फ एक ही सोर्स है या फिर डेस्टिनेशन है, दोनों नहीं है, हम सिर्फ एक ही ऑपरेंड लिख रहे हैं साथ में, दीज आर कॉल्ड वन एड्रेस। सिर्फ एक ही एड्रेस दिया, देखो मैंने लोड ए, ऐड बी, स्टोर सी, ओनली वन एड्रेस आई हैव प्रोवाइडेड। तो ये क्या होता है, हमारी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सेकंड आपकी है, थर्ड आपकी है दैट इज टू एड्रेस, ठीक है। नाउ टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस में क्या होगा, ऑपकोड होगा और सोर्स भी होगा और डेस्टिनेशन भी होगा। देखो वन एड्रेस में मैंने यहाँ पर स्लैश लगाया था, मीन सोर्स होगा या फिर डेस्टिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों होंगे, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐड ए कॉमा बी, तो दिस इज काउंटेड एज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने लिखा मल बी कॉमा सी, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है कंटेंट्स ऑफ बी टू द कंटेंट्स ऑफ सी, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों होते हैं, हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम उसे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, राइट। अगर मेरे पास सिर्फ सोर्स या डेस्टिनेशन में से एक है तो मैं उसे वन एड्रेस बोलूंगी, और अगर दोनों ही नहीं है तो मैं उसे जीरो एड्रेस बोलूंगी, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में जो आ जाती है फोर्थ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड थ्री एड्रेस कोड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री एड्रेस कोड। ये ज्यादातर हम लोग थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो है, जितनी भी आपकी आगे आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंपाइलर डिजाइन, उसमें भी आपके थ्री एड्रेस कोड पे तो पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए। मैंने तभी आपको बोला कि जो अब आप ये सीएससी मीन आप कोर सीएससी के पार्ट हो, कोर सीएससी में हर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का एक दूसरे के साथ लिंक होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा और वो मतलब वो हर एक सब्जेक्ट के कंसेप्ट दूसरे सब्जेक्ट में यूज हो रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट, अब जैसे मैंने आपको एक स्टैक का ही ओवरव्यू बताया, तो वो स्टैक आप ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं। मेमोरी लोकेशन आप पढ़ेंगे, वो मेमोरी लोकेशन आप डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ेंगे। बाद में कल आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, आप उसमें भी पढ़ेंगे। आप मेमोरी स्ट्रक्चर आप कंपाइलर में भी पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है बेटे। तो ये थ्री एड्रेस कोड पे हम आते हैं। थ्री एड्रेस कोड में क्या होता है, कोड तो होगा ही, और ऑपरेंड में क्या होगा, हमारे पास एक सोर्स वन होगा, एक सोर्स टू होगा, और लास्ट में हमारे पास क्या होगी, डेस्टिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एड ए बी सी, इसका मतलब A is the source, B is the source. The contents of A and B are added together, and C is the destination. Now the contents are added and being stored in C register. Got it? Yes, ma'am. बात समझ लगी? So these are different types of instructions. Means आपकी one address, zero address, two address, and three address. So this is how they coordinate. This is how they flow among each other. Right? बात समझ लग गई है बच्चे? Yes, ma'am. अब एक सिंपल सा एक हम प्रोग्राम देखते हैं। Now
मैंने एक मेमोरी बनाई है यहाँ पर, सपोज आई एम ड्रॉइंग मेमोरी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हीप्स है मेमोरी के, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है मेमोरी के। अब यहाँ पर मैंने स्टोर करवाए हैं, यहाँ पर लिखा होता है एड्रेसेस, मीन्स ये मेमोरी के एड्रेस जो होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें मेमोरी के कंटेंट्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मतलब क्या हम लोग इंस्ट्रक्शंस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरी एग्जीक्यूशन हुई किसी एड्रेस आई से स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, मूव ए कॉमा आर नॉट। मैंने परफॉर्म क्या करना है, मैंने परफॉर्म करना है ये इंस्ट्रक्शन। इसका ये इंस्ट्रक्शन का मतलब बताओ पहले। Yes, that means adding the content of A and B and storing them to C. अब सबसे पहले मैंने एक रजिस्टर R0, ये R0 क्यों लिखा है मैंने, मीन्स एक जर्नल रजिस्टर है मेरा, जर्नल पर्पस रजिस्टर, जिसमें की कैलकुलेशंस होती हैं। उसके कंटेंट को कहाँ पर मूव करेगा, A में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी add D, R0। अब क्या होगा, A plus B. ये एरो मैंने गलत लगा दिया यहाँ पर। हाँ बोलो उसे। मूव ए कॉमा आर नॉट मतलब ए के कंटेंट्स को आर नॉट में मूव किया। एड बी कॉमा आर नॉट मतलब अब जो वो कंटेंट्स आर नॉट में थे उसमें हमने किसको ऐड कर दिया, बी को, B. ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, मूव आर नॉट, किस में जाएगा आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू कहाँ जाएगी, सी। सी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कंटेंट है वो मूव ऑन करता जाएगा और मेमोरी में ही कहीं ना कहीं पर ए बी और सी पड़े होंगे। ए के कंटेंट्स, बी के कंटेंट्स, सी के कंटेंट्स कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे, दे आर नॉट इन अ सीक्वेंशियल मैनर, दे कैन बी रिजाइडिंग एनीवेयर इन द मेमोरी। और ये जो मेमोरी है, ये जो इंस्ट्रक्शन चली है, मतलब अगर एक इंस्ट्रक्शन का अगर हम देखते हैं कि ये 1 बाइट ले रही है, ठीक है, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पर होगी, आई पे है तो ये होगी i+4 पे, ये इंस्ट्रक्शन का होगी i+8 पे। बात समझ लगी है। ये मैंने i+4 i+8 कैसे लिखा है, 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, 4, ठीक है। तो 8 हर बार bits, देखो, ओ सॉरी, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। अब मैंने ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करवाई है कोई भी, तो मैं ये कहती हूँ कि ये मेमोरी में 4 बिट्स की जगह ले रहा है, तो 4 बिट्स की अगर ये जगह ले रहा है तो उसमें मैंने +4 इस तरीके से करती है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप मेमोरी में यहाँ पर क्या कितने इंस्ट्रक्शंस की वो मीन्स कितने साइज के वो बाइट्स लेने चाहते हैं, ठीक है बच्चे। Yes, ma'am. बात समझ लगी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन ले रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, i+8 में अगली इंस्ट्रक्शन जाएगी, i+16 में अगली इंस्ट्रक्शन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हाँ मैंने एक मेमोरी लोकेशन का साइज अगर मैंने 4 बिट्स डिसाइड किया है तो 4 बिट्स के हिसाब से मैं i+4 करूंगी, i+8 करूंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैंने कितना साइज मेरी मेमोरी का है, राइट। तो इस तरीके से जो आपकी कैलकुलेशंस है वो बच्चे मीन अगर आप ये कहो कि किस तरीके से आपकी एक मेमोरी में से डेटा आउट होता है, किस तरीके से मेमोरी में डेटा इन होता है, तो दिस इन्वॉल्व्स ऑल द स्टेप्स, गॉट इट। कि अगर हमने एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करना हो तो किस तरीके से होगी, ए के कंटेंट किसी मेमोरी रजिस्टर से उठाए जाएंगे, उसे R0 में स्टोर किया जाएगा, फिर R0 में बी को ऐड किया जाएगा, फिर लास्ट में उस वैल्यू को कहाँ पर स्टोर करवा दिया जाएगा, एक रजिस्टर सी में। दिस इज हाउ इट कैरी ऑन, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन लिखूं आपको, इसके मुझे एक स्टेप्स लिख के बताओ बेटा, कोई बता सकता है।
ये इंस्ट्रक्शन कैसे कैरी ऑन होगी? हम एक्स वाई से डिवाइड होके जो वैल्यू आएगी वो जेड में स्टोर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन आएगी? अगर मैंने इसका असेंबली लैंग्वेज कोड लिखना हो तो मूव एक्स कॉमा आर नॉट में मैंने एक्स की वैल्यू मूव की, उसके बाद मैं क्या करूंगी? डिव Y comma R naught. R वाई कॉमा R naught. R naught. लास्ट में Move. बात समझ लगी है? Yes, किस ma'am. तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस मींस हम लोग किस तरीके से इसका असेंबली लैंग्वेज कोड लिखते हैं? हम ठीक है डायरेक्ट बेटे? बोल नहीं सकते क्या चीज? डायरेक्ट एक्स वो डिव एक्स वाई जेड हाँ बिल्कुल, हम डायरेक्ट डिव ये मैंने मेमोरी, ये बेटा ये मेमोरी की इम्प्लीमेंटेशन है। हाउ दिस कोड इज इम्प्लीमेंटेड इन मेमोरी, ये मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई है। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे लिख लो, 3 एड्रेस कोड लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, div x comma y and z, ऐसे लिख सकते हैं। हेलो, यस मैम ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? अगर मैंने 3 एड्रेस कोड लिखना है तो ऐसे लिख लो, अगर मेमोरी की इम्प्लीमेंटेशन दिखानी है तो इस तरीके से आपको कोड लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? और कोई डाउट यहाँ तक? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल कैरी ऑन करेंगे हम मेमोरी लोकेशंस के साथ और एड्रेस फॉर्मेट्स के साथ, राइट? कितना अभी तक पढ़ा है, उसमें कोई भी डाउट है बेटा तो पूछो। किसी को भी कोई सिंगल चीज का भी, किसी भी अगर टॉपिक में किसी भी कोई पॉइंटर में कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो।